Hello dear students, I hope you all are fine and doing great work. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सेल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा और डीपली इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। जो सेल है वो किसका बना होता है, हम ये देखेंगे। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? सो जब भी हम सेल की स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, देन हमें पता चलता है कि जितनी भी सेल्स होती हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर या फिर यूकैरियोटिक या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, वो ऑलमोस्ट 3 फीचर्स से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, एंड ये जो 3 फीचर्स हैं, ये जैसे फर्स्ट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सारे जो तीनों फीचर्स है ना, ये सेल को बनाते हैं, चाहे वो किसी टाइप की सेल होती है। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेल के अंदर या फिर जो सेल का इंटरेक्शन होता है उसके एनवायरनमेंट के साथ में, वो इन्हीं 3 फीचर्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, सो ये तीनों जो फीचर्स या कंपोनेंट्स हम इनको बोल सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो जितने भी सेल्स होते हैं वो कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करना। जैसे ह्यूमंस में CO2 को एक्सेल किया जाता है एंड ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। प्लांट्स के केस में क्या होता है, CO2 को इनटेक किया जाता है ना, स्टोमेटा के थ्रू, एंड ऑक्सीजन को लिबरेट आउट किया जाता है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ये सेल ही परफॉर्म करती है। ऐसे ही जो डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और बहुत सारे फंक्शंस, जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, वो सेल परफॉर्म करती है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो सेल है उसमें मेनली 3 फीचर्स पाए गए हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस। अब हम इन 3 फीचर्स को, इन कंपोनेंट्स को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो, फर्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा बिल्कुल मिड सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस होगा ना, इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं एंड जो क्रोमोसोम होते हैं वो DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। जो DNA होता है वो जितनी भी कैरेक्टर्स जो बच्चे के अंदर आते हैं अपने पेरेंट्स से, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो DNA के अंदर होती है। ठीक है, सो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, बिल्कुल सेंटर में पाया जाएगा। एंड इसकी देखो एक व्हाइट व्हाइट मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी। ये जो न्यूक्लियस है, जितना भी इसके अंदर मैटर है उसको कवर करके रखेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सराउंड करके रखेगी। ठीक है, देन सेकंड जो कंपोनेंट है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और हम इसको फ्लूइड कंटेंट भी बोलते हैं इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और जो न्यूक्लियस के बीच में जो भी फ्लूइड कंटेंट पाया जाएगा ना इतने एरिया में, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज भी पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया। ठीक है, ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अब हम थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम देखते हैं, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो सेल को कवर करके रखती है। देखो ये वाली जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो पूरे सेल को कवर करके रखती है, और ये एक इन्वायरमेंट और सेल के बीच में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर रही है। ये हमारी जो सेल है, ये एनिमल सेल है। ठीक है, जो प्लांट सेल होती है ना, वो थोड़ी सी डिफर करती है। कैसे डिफर करती है, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, ये जो सेल वॉल होती है, ये जो प्लांट्स होते हैं उनको स्टिफनेस प्रोवाइड करती है, टफनेस प्रोवाइड करती है।
क्योंकि जो हम ह्यूमंस की या एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो इतनी ज्यादा टफ नहीं होती, लेकिन जो प्लांट्स की बॉडी होती है वो टफ होती है। वो सेल वॉल की प्रेजेंस के कारण ही उनकी बॉडी टफ और होती है, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक और कंपोनेंट ऐड हो जाता है प्लांट्स के केस में, वो है सेल वॉल, जो उसको स्टिफ और टफ बनाएगी उसकी सेल्स को। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है प्लांट्स में, न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो नियरली सेम है। थोड़ा बहुत प्लांट और एनिमल में डिफरेंस पाया जाएगा, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे अच्छे से। अब हम सेल के फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा नाम से भी जाना जाता है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, और ये सेपरेट करती है, जो सेल के अंदर जितना भी कंटेंट होता है उसको उसके सराउंडिंग और एनवायरनमेंट से सेपरेट करेगी, ठीक है, क्योंकि ये उनके बीच में क्या बना देती है, एक लेयर बना देती है, कवर बना देती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाएगी। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के साथ में सेल वॉल भी पाया जाएगा, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, जो कि आउटर मोस्ट कवर होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में, इसलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अलाउ करेगी और परमिट करेगी सर्टेन मॉलिक्यूल्स को ही कि वो सेल के अंदर आ सके या सेल से बाहर जा सके, ठीक है। ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनको अलाउ नहीं करती सेल के बाहर या अंदर जाने के लिए, ये कुछ सेलेक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ही अलाउ करती है, इसलिए हम इनको सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। हमें पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, एंट्री और एग्जिट होती है मटेरियल्स की। लेकिन सारे मटेरियल्स को ना करके ये कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही एंट्री और एग्जिट करती है सेल के अंदर और बाहर, इसलिए हम इसको सेलेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। सो अभी हमें पता चल गया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें स्मॉल पोर्स पाए जाएंगे, जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की और मॉलिक्यूल्स की। सो अब ये जो मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ये दो प्रोसेसेस से होती है सेल के अंदर। फर्स्ट है डिफ्यूजन एंड जो सेकंड है वो है ओस्मोसिस। सो पहले हम डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है of substance from high concentration region to low concentration region। यहाँ पे डिफ्यूजन में क्या होगा, मूवमेंट होगी सब्सटेंसेस की फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, जहां पे उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो सब्सटेंस मूव करेगा। जैसे जब भी हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं अपनी बॉडी में, देन हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, देन और हमारा जो जिस रूम में हम खड़े हैं, ठीक है, वहां पे क्या है, उस परफ्यूम की कंसंट्रेशन कम है, तो हमारी बॉडी से मींस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की वो सारे रूम में स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, डिफ्यूजन से ही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी एंड जो रूम है उसमें क्या है, लो कंसंट्रेशन। सो जो मूवमेंट हो रही है वो हाई टू लो हो रही है। ऐसे ही सिमिलर वे से जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मूव करती है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, एंड जो प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है इसमें वो है डिफ्यूजन। सो अब हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी डिफ्यूजन को देखते हैं। यहाँ पे हमने एक बिकर लिया है, उसको वाटर से फिल किया है एंड कुछ सब्सटेंस लिया है, ये कुछ भी हो सकता है, ये डाई मॉलिक्यूल हो सकता है या कुछ भी मॉलिक्यूल हम ले सकते हैं। सो हमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे इस जो सब्सटेंस हमने लिया है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। और जो इस वाले रीजन के साइड वाला रीजन है, जैसे ये वाला रीजन हो गया, यहाँ पे जो इस सब्सटेंस है ये बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है। एंड हमें पता है जो डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है सब्सटेंस। तो ये क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद
हम देखेंगे कि ये जो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल हमने लिया है वो क्या हो गया है, पूरे वाटर में स्प्रेड हो गया है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग स्प्रेड हुआ है, ये स्प्रेड हुआ है कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, मींस हाई टू लो कंसंट्रेशन यहाँ पे सब्सटेंस की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। ठीक है, सो ये हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस था। डिफ्यूजन को समझने के बाद अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट होते हैं, और जो सॉल्वेंट मेनली इन्वॉल्व रहता है वो होता है वाटर। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस है ये एक प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स पास करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। किसके थ्रू पास करेंगे, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जो डिफ्यूजन था उसमें क्या हो रहा था, सब्सटेंस की मूवमेंट हो रही थी, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही थी, है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन जो ऑस्मोसिस है उसमें क्या हो रहा है, उसमें वाटर की मूवमेंट हो रही है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पे देखो हमने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखी है जो कि क्या है, सेमी परमेबल, जो सेलेक्टिव जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ही एंट्री और एग्जिट होने देगी अपने थ्रू। अब यहाँ पे ए साइड एंड बी साइड रखते हैं हम। ठीक है, सो जो ए साइड है उसमें दोनों साइड, ए और बी साइड दोनों में वाटर लेवल बिल्कुल सेम है। ठीक है, एंड जो यहाँ पे जो ये सब्सटेंस डिसॉल्व हो रखा है, ये देखो ए साइड में जो सब्सटेंस है, जैसे कुछ भी ले लो, ये शुगर मॉलिक्यूल हमने ले लिया। ठीक है, ये जो रेड रेड कलर में दिखाया गया है ये शुगर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जो शुगर है वो क्या है, कम है। अगर हम कंपेयर करते हैं बी पार्ट के साथ में, बी पार्ट में जो शुगर है वो ज्यादा है ना, ये क्लियरली आप सभी को दिख रहा है। सो यहाँ पे जो ए वाला रीजन है वहां पे क्या है, जो कंसंट्रेशन है वो कम है ना। कंसंट्रेशन कम मतलब सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन कम है उसका मतलब क्या है कि जो वाटर है उसमें कोई भी चीज मिलाई गई है वो कम अमाउंट में मिलाई गई है। ठीक है, जैसे शुगर हो गया तो वो कम अमाउंट में मिलाया गया है एंड उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। लेकिन जब हम बी वाले पार्ट को देखते हैं तो उसमें क्या है, ज्यादा कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो हम कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि ये जो मूवमेंट होगी ये ए रीजन से बी रीजन की तरफ वाटर की मूवमेंट हो जाएगी। देखो इस वाले रीजन में देखो, ए वाला जो रीजन है उसमें वाटर लेवल डिक्रीज कर गया है, जबकि जो बी वाला रीजन है उसमें जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज कर गया है, क्योंकि वो क्या हुआ है, जो कंसंट्रेशन थी सॉल्यूशन की उसके अकॉर्डिंग वाटर की मूवमेंट हुई है। अब हमें पता है ए वाले रीजन में जो शुगर मॉलिक्यूल्स थे वो कम थे, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम थी। तो कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ क्या हुआ है, वाटर का मूवमेंट हुआ है। इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है ना। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि अगर हमने एक वाटर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया उसमें शुगर या सॉल्ट ऐड करके, एंड उसमें जब हम किसी सेल को रखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे उसको हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के सॉल्यूशंस को हमें पढ़ना है। पहला जो टाइप है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है उसके बारे में हम देखते हैं। ये एक सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर। ठीक है, कोई भी जो सेल है उसके अंदर की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी, एंड जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है वहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हम सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे देन क्या होगा, जो सेल होगी वो श्रिंक कर जाएगी। क्यों श्रिंक करेगी ये हम
अब हम थोड़ी सी देर में देखेंगे, पहले हम डायग्रामेटिकली इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक बिकर चाहिए, उसको वाटर से फिल करना है, देन हम एक ब्लड सेल लेंगे। देन हमने क्या किया, अब हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, ठीक है। सॉल्यूशन में हमने वाटर लिया एंड उसमें हमने शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, बहुत सारी शुगर डिसॉल्व कर दी उस वाटर में। एंड फिर हमने जो रेड ब्लड सेल है उसको हमने उस वाटर सॉल्यूशन में रख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है, जो ये ब्लड सेल है इसमें कम कंसंट्रेशन है। कम कंसंट्रेशन होने का मतलब क्या है, इसमें वाटर ज्यादा है, ठीक है। वाटर की अमाउंट ज्यादा है क्योंकि इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है वो कम है। फिर हम देखेंगे कि जो ये आउटर वाटर सॉल्यूशन है, ये जो बाहर वाटर सॉल्यूशन है इस ब्लड सेल के, इसमें कंसंट्रेशन देखो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमें दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। एंड जो वाटर, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई मतलब वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई एंड उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने मिलाए हैं उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हमें पता है जो ओस्मोसिस होता है उसमें क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। सो जो रेड ब्लड सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन कम थी उसमें से वो वाटर जो होगा उसके अंदर से वो मूव करके कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाहर क्या है, ज्यादा कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, हम ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी देर के बाद कि जो ये आरबीसी या जो ब्लड सेल है इसका साइज क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। क्यों डिक्रीज किया, क्योंकि वाटर क्या हुआ, उसके ब्लड सेल के अंदर से बाहर मूव कर रहा है, क्योंकि क्या है, जो बाहर वाला जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस हमने ऐड किए हैं उसकी कंसंट्रेशन सेल के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि जो जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब जिसमें सेल के कंपैरिजन में ज्यादा कंसंट्रेशन हो, उसमें जब हम सेल को रखेंगे तो जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से वाटर ओस्मोटिकली बाहर चला जाएगा उस सेल से, ठीक है। देन हम देखेंगे सेकेंड टाइप का सॉल्यूशन, वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है उसमें इक्वल कंसंट्रेशन होती है आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। जो भी हमने सेल लिया है और जिस भी सॉल्यूशन में हम रख रहे हैं, सेल की और उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी ना वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। सो अगर सेम कंसंट्रेशन है तो जितना वाटर उस सेल से उस पानी के सॉल्यूशन के अंदर जाएगा उतना ही उस वाटर सॉल्यूशन से उस सेल के अंदर आएगा। तो उस सेल का जो साइज है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना जो वाटर है वो लॉस हो रहा है उतना ही वो गेन भी हो रहा है, ठीक है। सो आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन है उसमें सेल का जो साइज है वो सेम रहेगा, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है आउटसाइड और इनसाइड द सेल वो क्या है, सेम है। देन हम देखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है ये अपोजिट होता है हाइपरटोनिक का, ठीक है। देखते हैं अभी, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है, जो सेल हमने रखा है उसके बाहर जो सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम रहेगी एज कंपेयर टू सेल। यहाँ पे क्या है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है। सेल के अंदर अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब उसमें वाटर का अमाउंट क्या है, कम है, वाटर कम होगा क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है। एंड जो बाहर वाला जो सॉल्यूशन रहेगा जिसमें उस सेल को हमने रखा है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, मतलब उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है एंड सॉल्यूशन क्या है, कम कंसंट्रेटेड है, मतलब हाइपोटोनिक है। तो इसमें क्या होगा, अब हमें पता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, मतलब जो बाहर वाला जो सॉल्यूशन है उससे वाटर जाएगा एंड सेल के अंदर मूव करेगा।
एंड सेल के अंदर मूव करने के बाद हम देखेंगे कि जो सेल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, मतलब जो सेल है वो स्वेल हो जाएगी और वो फट भी सकती है, इतना साइज भी बढ़ सकता है उसका। ठीक है, तो ये हमने 3 टाइप के सॉल्यूशंस किए हैं। हाइपरटोनिक मतलब जिसमें जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सेल। आइसोटोनिक मतलब सेल की और जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी। हाइपोटोनिक मतलब जो सॉल्यूशन हमने लिया है जिसके अंदर हम सेल रख रहे हैं वो जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम रहेगी एंड जो सेल है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा है। आई होप आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।